नमस्कार, डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। ऑनर्स पार्ट 2 बायो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिसमें हम अभी बायोम्स के बारे में पढ़ रहे थे। और कल का जो लेक्चर था वो हमने टुंड्रा बायोम के ऊपर हमने अध्ययन प्रारंभ किया था कि टुंड्रा क्षेत्र, जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि ये बंजर क्षेत्र होता है, जहाँ पे साल के 8 महीने बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर वनस्पति और जीवों का विकास जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है, उनको कम समय मिलता है डेवलप होने के लिए, और इसीलिए बहुत कम मात्रा में यहाँ पर वनस्पति का कवर पाया जाता है। अब अगर हम यहाँ के जंतु समुदाय की बात करें तो यहाँ के जंतु समुदाय को हम 2 वर्ग में बांट सकते हैं। एक होता है स्थायी निवासी, जो उसी क्षेत्र में निवास करते हैं। दूसरा प्रवासी जंतु समुदाय। यहाँ शीतकाल में अधिकांश जंतु टुंड्रा प्रदेश को छोड़कर दक्षिण के में प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड की चपेट में आ जाता है। बर्फीला एकदम वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु हो जाती है, तो वो इस समय उनका ये सिस्टम होता है कि वो वहाँ से माइग्रेट होके दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, जहाँ कंपैरेटिवली यहाँ की तुलना में थोड़ा मौसम जो है शीत है वो थोड़ी सी कम होती है। इस क्षेत्र में केवल वो ही जंतु शरतकाल में शीत ऋतु में रुक पाते हैं, यहाँ स्टे कर पाते हैं, जिनकी विशिष्ट शारीरिक संरचना होती है। वो शारीरिक संरचना कैसी होनी चाहिए? जो कठोर शीत से उनका बचाव कर सके। उन जीवों के शरीर पर इस प्रकार का फर का एक ब्लैंकेटिंग होता है जो इस तापमान से उनकी रक्षा करता है। उनके ऊपर या तो फर होते हैं या पंखों का इस प्रकार का आवरण होता है जो एक तरह से उनकी ब्लैंकेटिंग कर देता है। जैसे हम रज़ाई अपने शरीर पर लपेट के ठंड से बच जाते हैं, उसी तरह इस प्रकार की परत जमने से, इस प्रकार का एक ब्लैंकेटिंग होने से वो इस ठंड से अपने आप को बचा पाते हैं। मस्क ऑक्स स्थूल शरीर वाला शाकाहारी जंतु होता है, जिसके शरीर पर कोमल ऊन का एक आवरण होता है, और इसी आवरण की वजह से वो जो ठंड है उससे खुद को बचा लेता है। इनके मोटे बाल बाहर निकले रहते हैं। ऊन तथा बालों के घने आवरण की वजह से ये जो जंतु है ये शीत से अपना बचाव कर लेता है। ग्रीष्म काल में आते ही ये आवरण हट जाता है और ये जंतु जो है ये थोड़े अजीब से फटे हाल से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा जैसे ऊपर का कवर उसका हट जाता है। यहाँ पर जो स्थायी रूप से निवास करने वाले पक्षी हैं, उनके पंख इस प्रकार के होते हैं, घने होते हैं या रोएदार होते हैं। वो शीत से अपनी रक्षा करते रहते हैं। छोटे पक्षी अपने रोएदार पंखों को फुलाकर, फड़फड़ाकर इतनी भयंकर जो वहाँ की शीत ऋतु होती है उसमें भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यहाँ कुछ स्थायी जंतु वर्ष के विभिन्न मौसम में अपना रंग भी बदल लेते हैं, और कुछ पक्षी जो होते हैं उनके जो पंख होते हैं उनका भी रंग बदल जाता है। और ये बताया जाता है कि कुछ तो ऐसे पक्षी हैं जो एक वर्ष में 3 बार अपने पंखों के कलर को बदल लेते हैं। आर्कटिक लोमड़ और स्टोट का रंग ग्रीष्म काल में भूरा हो जाता है। जब गर्मी का मौसम होता है तो इन जीवों का कलर जो है वो ब्राउन सा हो जाता है। शीतकाल में वो श्वेत हो जाता है। छोटे आकार वाले रोडेंट, लेमिंग, ग्रीव और बोल बर्फ में एक तरह से हम ये मान सकते हैं उसमें बिल बना के रहते हैं ताकि भक्षकों से बच सकें। आर्कटिक टुंड्रा के अधिकांश जंतु प्रवासी जंतु होते हैं। जब शरद काल प्रारंभ होता है तो ये दक्षिण की ओर वन वाले भागों में चले जाते हैं। ग्रीष्म काल के प्रारंभ होते ही ये अपना जो मूल निवास होता है उसमें लौट आते हैं। सबसे पहले प्रवास करने तथा पुनः वापस आने वाले प्राणियों में पक्षी प्रमुख होते हैं, जिसमें वाटरफाइल, बतख और गीज़ की कई सारी प्रजातियां होती हैं। कुछ पक्षी
पक्षियों का जो प्रवास का समय होता है वो उसमें एक और बात होती है कि कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं, और इसमें सर्वप्रथम आर्कटिक टर्न, कीटों में मच्छर, मिसेज, ब्लैक फाइल आदि प्रमुख हैं। ग्रीष्मकाल में छोटे छोटे जलीय भंडारों और दलदलों और नदियों के अलावा यहाँ पर बहुत सारे लार्वा के समूह जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, और वो ही पक्षियों का पूरा आहार जो होता है उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। भ्रमणशील तथा प्रवासी बड़े जंतुओं में रेंडियर का नाम सबसे प्रमुख है, और रेंडियर और कैरिबू ये वहाँ के मेन बड़े एनिमल्स हैं। ये शीतकाल में शीतोष्ण कोणधारी वनों में रहते हैं, और इसी समय नर और मादा में सहवास होता है, और बच्चों का प्रजनन इसी समय में ग्रीष्मकाल में इस प्रदेश में होता है। ग्रीष्मकाल में टुंड्रा प्रदेश में कैरिबू जो हैं उन पर मच्छरों और खून चूसने वाले कीटों का भयानक आक्रमण होता रहता है। इनसे बचने के लिए बार बार जल में जाके शरण लेते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिकीय उत्पादकता की हम बात करें, इस एरिया की अगर प्रोडक्टिविटी की बात हम करते हैं तो अति लघु काल होता है जब इसमें सूर्य ताप इसको अवेलेबल होता है, सूर्य का प्रकाश अवेलेबल होता है। तो यहाँ की मिट्टियों में पोषक तत्व जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है। अविकसित मृदा में नमी का अभाव, हिमकृत धरातल आदि के कारण ये जो क्षेत्र है आर्कटिक टुंड्रा बायोम में न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता रहती है। अलेक्जेंडर के आकलन के अनुसार उच्च आर्कटिक और निम्न आर्कटिक टुंड्रा में प्राथमिक उत्पादकता बहुत ही कम पाई जाती है। स्पष्ट है कि इस कम उत्पादकता के कारण शाकाहारी जंतुओं के भोजन की आपूर्ति इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इसीलिए ये जो चीज़ है ये यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर इनको भोजन नहीं मिलता है और प्राकृतिक दशाएं बहुत उनके लिए विपरीत हो जाती है। अगर हम मानव की क्रियाओं की बात करें तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का बहुत ही कम मात्रा में यहाँ जनसंख्या है, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है, मानव की जो क्रियाएं हैं वो भी बहुत ही सीमित मात्रा में यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये क्षेत्र जो है मोटे तौर पर एक ऐसा बंजर क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति, जंतु, इन सभी का जो संख्या है वो संख्या बहुत कम यहाँ पर पाई जाती है, और यहाँ पे बहुत विपरीत परिस्थितियाँ होने के कारण ये संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। ये बड़े दुष्कर जलवायु वाले क्षेत्र हम पृथ्वी के उनको मान सकते हैं। तो ये आज हमारा बायोम्स का एक मोटे तौर पर जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया उसका अध्ययन आज हमारा पूरा हुआ। अब आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि आप जितने भी बायोम हमने पढ़े हैं उनका डिटेल में अध्ययन करें और एक टेबल बना लें। उस टेबल में जैसे किसी भी बायोम का नाम, उसकी स्थिति विस्तार, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति, वहाँ पे मानव की क्रियाएं, वहाँ की पारिस्थितिकीय उत्पादकता, इस तरह से हम टेबल के फॉर्म में शॉर्ट में इनके नोट्स बना लें। तो उससे क्या होगा कि हमें बार बार उनको पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी और आपको धीरे धीरे करके ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त एक और इम्पॉर्टेंट टास्क इसमें आपको जो करना है वो मानचित्र बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पिछले सालों के पेपर्स देखेंगे तो बायोम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल करीब करीब अगर हम ऑन एन एवरेज लगाएं तो 2 सवाल आते हैं। एक शॉर्ट नोट में आ जाता है और एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है। साथ ही साथ जो मैप में जो चीज़ें मार्क करने को आती हैं उसमें अगर हमने बायोम अच्छी तरह से किए होते हैं तो हमें मैप को भरने में भी बहुत सहायता मिलती है। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। एक अच्छा चैप्टर है, इस पर कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो वो सिर्फ नाम देके आपको कह देते हैं कि इसका वर्णन कीजिए, कई बार 2 बायोम्स का नाम देके और फिर वो कहते हैं कि आप इनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि कभी भी आप इसको छोड़ना मत
और इसको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम के लिए जाना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा मैप का मटेरियल इस तरह से बायोम्स से मिल जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। कल के लेक्चर में हम पारिस्थितिकीय जो संकल्पनाएं हैं जो या इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको जो भी असाइनमेंट्स हम देते रहते हैं, आप ये कोशिश कीजिए कि आप उन असाइनमेंट्स को पूरा करके और हमें भेजें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर ग्रुप पे डाल दीजिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स का भी निवारण कर देंगे। जो भी स्टडी मटेरियल आपको मैं PDF के रूप में भेज रही हूँ वो हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो आप उनको उनका या तो फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए आप, क्योंकि वो बहुत सिंपल भाषा में और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार वाले नोट्स हैं। तो आप अगर आपके पास उनका प्रिंट आउट होगा तो आगे आपको प्रिपेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन बायोम्स का स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।